नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक विकासक समाचार के एक और नए एपिसोड में। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज़, जहां मैं एस रवि कुमार आपके लिए पिछले हफ्ते भर में हुई डेवलपर रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स का एक संग्रह लेकर के आता हूं। यदि डेवलपर की लैंग्वेज में बोले तो कलेक्शन लेकर के आता हूं। वैसे इस हफ्ते का ये वीकली डेवलपर न्यूज़ जो है वो 2 हफ्ते के गैप के बाद आया है। रीज़न ये है कि एक हफ्ते तो मैं सी शार्प एनुअल कॉन्फ्रेंस में बिजी था, वहाँ पर मैं गया हुआ था, और दूसरे हफ्ते जो है वो मैं दिवाली की प्रिपरेशंस में बिजी था। तो मैंने कहा चलो 2 हफ्ते की इकट्ठे छुट्टी ले लेते हैं। सो इस हफ्ते का जो डेवलपर न्यूज़ है वो थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसमें पिछले 3 हफ्ते के पूरे समाचारों का सिलेक्शन है। तो चलिए इस हफ्ते के डेवलपर न्यूज़ की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले समाचार से। माइक्रोसॉफ्ट ने 11 या आई थिंक 12 अक्टूबर को एक इवेंट किया था, जहां पर कि उन्होंने काफ़ी सारे नए डिवाइसेस और टूल्स जो हैं वो लॉन्च किए थे। उसके साथ साथ उन्होंने विंडोज़ 11 के भी कुछ नए फीचर लॉन्च किए थे, कुछ ऐसे फीचर जो कि विंडोज़ 11 में पहले अवेलेबल नहीं थे और शायद आने वाले जो वर्जन हैं उनमें ये अवेलेबल होंगे। जैसे कि आपका मैक के कुछ फीचर्स के साथ इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल आपका आई क्लाउड, एप्पल टीवी और म्यूज़िक ऐप्स, जो आईट्यून्स एप्लीकेशन है जो कि अब तक सिर्फ मैक पर ही अवेलेबल थे। आईट्यून्स तो विंडोज़ पर भी अवेलेबल था, लेकिन आई क्लाउड जो था उसका एक्सेस विंडोज़ से नहीं था, और सो आई क्लाउड का एक्सेस अब विंडोज़ से भी हो जाएगा। आप आई क्लाउड एप्लीकेशन को विंडोज़ पर भी चला सकते हैं। साथ ही आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं, एप्पल के जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो विंडोज़ से भी एक्सेस कर सकते हैं, उन पे अपलोड, वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ को, आई क्लाउड पर अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही एप्पल टीवी ऐप भी अब आप विंडोज़ पे चला सकते हैं। ये विंडोज़ 11 का नया फीचर है जो कि वो जल्द ही विंडोज़ 11 में लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो नए सरफेस लैपटॉप्स भी जो हैं वो लॉन्च किए, जैसे कि आपका सरफेस प्रो 9, सरफेस लैपटॉप 5, सरफेस स्टूडियो 2 प्लस, और कुछ एक्सेसरीज जैसे कि एक क्लिकर हो गया और एक स्पीकर हो गया। इस तरह के 2-4 एक्सेसरीज वगैरह जो है वो उन्होंने लॉन्च किए। सच बताऊं तो इंडिया में सरफेस डिवाइसेस उतने ज़्यादा कामयाब नहीं है। इंडिया में सरफेस डिवाइसेस ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं जिनको कि शो ऑफ करना होता है, और जो ज़्यादातर आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल जाए। इंडिया में सरफेस डिवाइसेस का सपोर्ट बहुत ही बकवास है। मेरे पास सरफेस प्रो 4 था जो कि मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का ख़रीदा था, और लास्ट में वो आई थिंक 5 या 7 हज़ार का बिका था 3-4 साल बाद। और उसका सपोर्ट इतना बकवास था कि आप ये सोचिए कि एक बार उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई थी, उसके बाद उन्होंने रीफर्बिश्ड मेरे को सरफेस प्रो दिया था। सो इंडिया में सरफेस का सपोर्ट जो है बहुत ही बकवास है। सरफेस के ऑथराइज सर्विस सेंटर जो है वो आपका नोकिया के सर्विस सेंटर है, जहाँ पर आपका मोबाइल बनता है, वहीं पर आप जा कर के सरफेस भी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको देना पड़ेगा और मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो आई डोंट नो, मतलब मेरा एक्सपीरियंस सरफेस को लेकर के स्पेशली इंडिया में बहुत बकवास रहा है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स ने सरफेस लिया है दे आर नॉट हैप्पी विद इट, और उनमें से मतलब एक को तो कंपनी ने दिया है, एक ने अपना पर्सनल खरीदा था सरफेस प्रो 2, आई थिंक सरफेस बुक था उसका, जो डिटैचेबल होता है एंड फुल मैकबुक की तरह होता है, वो था उसका भी। उसको बहुत गंदा एक्सपीरियंस था उसका। और प्रॉब्लम यह है कि ये मैक के जैसा बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मैक जैसी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। आप में से कितने लोग सरफेस यूज़ करते हैं, और क्या आप में से कोई सरफेस का ये डिवाइस खरीदने में इंटरेस्टेड है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी इसी इवेंट से रिलेटेड है। इस इवेंट में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक नए एप्लीकेशन या सर्विस का जो है वो अनाउंसमेंट किया, जिसको कि वो नाम दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। सो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर जो है वो बेसिकली आपका फ़ोटो एडिटिंग या डिज़ाइनिंग टूल है। और जिन लोगों का कहना है, जिन लोगों ने इसको देखा है, इसका डेमो वगैरह देखा है, वो उनका ये कहना है कि ये बेसिकली आपका कैनवा का कंप्यूटर बनने जा रहा है। कैनवा, जिन लोगों को नहीं पता, कैनवा आपका एक वेबसाइट है canva.com,
canva.com। सो canva.com बेसिकली एक वेबसाइट कम सर्विस है जहां पर कि आप थंबनेल्स वगैरह बना सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस के थंबनेल्स बना सकते हैं, लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं और भी छोटे मोटे जो बहुत ही हाई एंड ना सही लेकिन काफ़ी हद तक, मतलब आप ये सोचिए कि लो कोड जिसे हम कहेंगे, सॉरी नो कोड जैसे हम कहेंगे कि नो कोड डेवलपमेंट जिस तरीके से होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उसी तरीके से आपका एक नो फस डिज़ाइनिंग टूल है कैनवा। आपका वेब बेस्ड है और इसका ऑफलाइन क्लाइंट भी आता है। इनफैक्ट मैं ऑनलाइन, हाँ ऑफलाइन क्लाइंट भी आता है। इनफैक्ट जो मेरे थंबनेल्स हैं, मेरे यूट्यूब के जो थंबनेल्स हैं वो भी मैं कैनवा से ही बनाता हूँ। सो आपका कैनवा जो है एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है और वहाँ पर आप अपने इमेजेस वगैरह एडिट कर सकते हैं, सिंपल एडिटिंग, छोटे मोटे टूल्स, जैसे आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं अपने फ़ोटो के अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो। सो इस तरह के फीचर्स जो है वो कैनवा प्रोवाइड करता है। और माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर जो है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर जो है वो कैनवा का एक तरह से कॉम्पिटिटर के तौर पर आ रहा है, बिकॉज कैनवा वाले ही लगभग सारे फीचर्स उसमें हैं और ये जो है आपका ऑफिस 365 के साथ बंडल्ड आ रहा है। सो ऑफिस 365 के साथ अगर बंडल आएगा, दैट मीन्स कि जिन लोगों के पास ऑफिस 365 का एक्सेस है वो शायद कैनवा यूज़ कर सकते, उनको कैनवा की अब ज़रूरत नहीं है, वो इस डिज़ाइनर को यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास भी ऑफिस 365 होम का सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास ऐसा कोई मेल तो आया नहीं। सो आई थिंक ये शायद ऑफिस वालों के लिए ही है, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स जिनका है उनको इसका एक्सेस मिलेगा। बट आई थिंक कि ये जो है ये एक प्रॉमिसिंग टूल मुझे लग रहा है। लेट्स सी कितना ग्रो करता है और अगर मेरे को इसका एक्सेस मिलेगा तो मैं भी इसको ट्राई आउट ज़रूर करना चाहूँगा। इसमें एक एज इन्होंने ये दिया है कैनवा से अलग कि इन्होंने इसमें डाली का सपोर्ट भी दे दिया है। जिन लोगों को नहीं पता, डाली बेसिकली आपका टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है, AI बेस्ड टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर टूल है, जहाँ पर कि आप टेक्स्ट में कुछ भी लिखें तो उसके बेसिस पर आपको AI जो है वो इमेज जनरेट करके दे देता है। सो उसका भी सपोर्ट इस माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में है। वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कई सारे छोटे मोटी कंपनियों को खाने के लिए काफ़ी मशहूर है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी कंपनियों को खा करके उनकी जो धंधा है वो चौपट किया है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। आप में से कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं या करना शुरू कर चुके हैं या ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं भी देखूंगा इसको एक बार ज़रूर चला करके कि माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर है क्या भला। चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट से बाहर निकलते हैं और आते हैं एक और दूसरी कंपनी के इवेंट की तरफ। इवेंट क्या, उन्होंने बेसिकली एक नया टूल अनाउंस किया है। सो जो कंपनी है वो है जेटब्रेन्स। जेटब्रेन्स बेसिकली डेवलपर्स टूल्स बनाने की एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। इन्होंने बहुत सारे डेवलपर टूल्स बनाए हैं, इनफैक्ट कॉटलिन लैंग्वेज भी इन्हीं का बनाया हुआ है। सो जेटब्रेन्स ने एक नया IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो लॉन्च किया है और उस IDE का नाम है फ्लीट, FLEET, फ्लीट। सो ये जो IDE है ये एक पॉलीगॉट IDE है। पॉलीगॉट वर्ड जो है वो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। पॉलीगॉट कोई बकरी नहीं है, किसी तरह की कोई बकरी नहीं है। बेसिकली पॉलीगॉट वर्ड यूज़ किया जाता है उस तरह के टूल के लिए या उस पर्सन के लिए जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस या मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हैं। फ्लीट भी एक पॉलीगॉट IDE है बिकॉज वो जो है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप अगर इसके लैंग्वेजेस के लिस्ट में जाएंगे तो ये पाइथन को सपोर्ट करता है, जावा को सपोर्ट करता है, टाइपस्क्रिप्ट, C#, PHP और गो, कॉटलिन, जावास्क्रिप्ट, रस्ट, जेसन, HTML और काफ़ी सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। सो इसलिए इसको एक पॉलीगॉट IDE बोलते हैं। फ्लीट जो है वो इकलौता ऐसा नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसको भी बहुत सारे लोग पॉलीगॉट IDE बोलते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड आज की डेट में नंबर 1 आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE के तौर पे पॉपुलर है और जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं। विजुअल स्टूडियो भी एक तरह से पॉलीगॉट ही है बिकॉज विजुअल स्टूडियो में भी आप पाइथन, विजुअल C++, C# और VB.NET में प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो को एज ए .NET बेस्ड IDE मानते हैं कि .NET बेस्ड डेवलपमेंट करने के लिए आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड जो है दैट इज़ प्रिटी पॉपुलर एज ए ट्रू पॉलीगॉट IDE। सो ये एक तरह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड का कॉम्पिटिटर बनने जा रहा है और इनका कहना ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड से ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। अभी के तौर पर तो ये चूँकि पब्लिक प्रीव्यू में है, सो अभी के तौर पर तो ये फ्री है।
जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड भी फ्री है, लेकिन फ्यूचर में इनका प्लान है कि इसको पेड सब्सक्रिप्शन के तौर पर लॉन्च करेंगे। सो पेड सब्सक्रिप्शन के तौर पर लॉन्च करेंगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज इनके IDE प्रीटी मच कॉस्टली होते हैं। जैसे इनका JetBrains राइडर है वो $250 पर ईयर आई थिंक पर डेवलपर चार्ज करते हैं। सो $250 थोड़ा ज़्यादा ही है और मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, सही बताऊं तो विजुअल स्टूडियो के मुकाबले में। या ये कहें कि मुझे विजुअल स्टूडियो की आदत हो चुकी है, सो इसलिए मैं राइडर यूज़ करना पसंद नहीं करता। आप में से कितने लोग विजुअल स्टूडियो कोड छोड़ करके फ्लीट की तरफ जाएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला न्यूज़ नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कंट्रोवर्सी पर दुनिया चलती है। और एक फिल्म में एक एक्टर ने बहुत ही पॉपुलर फिल्म में कहा है कि भैया लाइफ का मज़ा तो खट्टे में है। सो खट्टे यानी कि कंट्रोवर्सी, जो अट्टी बट्टी खट्टी वाली कंट्रोवर्सी जो है उसकी बात कर रहे हैं। सो कंट्रोवर्सी वाली न्यूज़ ये है कि बहुत सारे डेवलपर्स ने ये एक्यूज़ किया है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि गिटहब कोपायलट जो है वो ओपन सोर्स के जो लाइसेंसेस है उनको वायलेट कर रहा है। सो ये जो आर्टिकल है ये ऑन माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है और इसमें इन्होंने कहा है कि बहुत सारे डेवलपर्स ने ये जो है क्लेम किया है कि गिटहब उनके कोड को यूज़ कर रहा है, उनके कोड को बता रहा है, लेकिन उसको कोई भी लाइसेंस का कोई भी उनका एट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। जैसे कि एक डेवलपर टिम डेविस करके हैं, उन्होंने बोला कि भैया मेरा जो कोड है वो LGPL लाइसेंस के तहत है, लेकिन उस लाइसेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, जबकि ये मेरा कोड जो है वो गिटहब ने जनरेट करके, गिटहब कोपायलट ने जनरेट करके दिया है। इस तरह एक दो लोगों ने और भी स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं। सो आपका इस कंट्रोवर्सी से क्या लेना देना है, या लेना देना नहीं, आपकी क्या राय है इस कंट्रोवर्सी पे? आप किस तरफ जाएंगे? क्या आप गिटहब पायलट की तरफ जाएंगे या आप इस डेवलपर की तरफ जाएंगे जो कि ये बोल रहा है कि आपको भैया गिटहब अब छोड़ना पड़ेगा? मैं भी अभी सोच तो नहीं रहा हूँ इस बारे में, लेकिन Web3 में बहुत सारे लोग जा रहे हैं और Web3 के आपके रेपोजिटरीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि Web3 की कोई रेपोजिटरी वगैरह यूज़ करूँ या देखूँ कि कैसा है, क्या चल रहा है। बिकॉज Web3 यानी कि आपका ब्लॉकचेन बेस्ड रेपोजिटरी, क्योंकि गिटहब कोपायलट जब से आपको माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब को एक्वायर किया है उसके बाद से ही ऑब्वियस सी बात है यार, $6 बिलियन में एक्वायर किया था, तो उसको मतलब पालने के लिए तो नहीं एक्वायर किया होगा, कमाने के लिए एक्वायर किया है। सो ये गिटहब कोपायलट जब से आया है तब से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ ही रही है। जैसे आपका अमेज़ॉन का जो आपका यही इसी तरीके का जो कोड जनरेटर टूल है, AI बेस्ड कोड जनरेटर टूल है, वो प्रॉपर ओपन सोर्स लाइसेंस एग्रीमेंट साथ में देता है, ऐसा कि उस आर्टिकल में कहा है। मैंने उस टूल को भी यूज़ नहीं किया, इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं ना तो यूज़ करूँगा शायद, क्योंकि $25 पर मंथ कौन देने वाला है यार, क्यों दूँ? अगर कंपनी पैसे देगी तो मैं कर लूँगा, नहीं दे रही है तो अपनी जेब से मैं क्यों दूँ बिना मतलब के $25 पर मंथ। सो मेरे लिए तो विजुअल स्टूडियो का इंटेलिजेंस ही बहुत है। विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन का जो इंटेलिजेंस है उतना काफ़ी है, उसमें से अपना काम चल जाता है। सो आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या आप गिटहब कोपायलट यूज़ करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप इस कंट्रोवर्सी के किस साइड हैं? गिटहब कोपायलट की साइड में है या ओपन सोर्स डेवलपर्स की साइड में है? ये भी ज़रूर बताइएगा। और भाई मेरे चुने हुए आर्टिकल पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो क्या नहीं पसंद आ रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगला न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली न्यूज़ नहीं, एक टूल की इन्फॉर्मेशन है। ये टूल मुझे किसी ऐसे ही डेवलपर न्यूज़ लेटर में मिला और मुझे ये टूल काफ़ी अच्छा लगा। यदि आप टर्मिनल यूज़र हैं, सो टर्मिनल बेसिकली आपका जो मैक का कमांड प्रॉम्प्ट है उसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, या जो मैक है एप्पल वाले जो हैं वो उसको टर्मिनल बोलते हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो टर्मिनल यूज़र होंगे, क्योंकि गिट वगैरह जो यूज़ करते हैं कमांड लाइन से यूज़ करते हैं। हर किसी के पास विजुअल स्टूडियो अवेलेबल नहीं है, जैसे मेरे पास अवेलेबल है वैसे हर किसी के पास विजुअल स्टूडियो अवेलेबल नहीं है कि वो GUI बेस्ड आपका गिट के ऑपरेशंस कर सके। अगर आपको जानना है कि GUI बेस्ड गिट ऑपरेशंस कैसे करते हैं तो भाई मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर 2 पार्ट की वीडियो बनाया है जिसमें कि आपको पूरा बताया है कि विंडोज़ में आपका विजुअल स्टूडियो से कैसे GUI बेस्ड गिट ऑपरेशंस करते हैं, और मैक पर भी वही ऑपरेशंस वैसे ही कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो फॉर मैक के साथ। लेकिन जो लोग आप में से जो लोग टर्मिनल यूज़ करते हैं, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं गिट ऑपरेशंस के लिए, और गिट कमांड सारे रट के परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल है। उस टूल का नाम है Git UI।
सो गिट यूआई जो है एक टर्मिनल बेस्ड जीयूआई टूल है कि आपका टर्मिनल पर ये जीयूआई टूल चलेगा और आप गिट के सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस गिट यूआई के थ्रू कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं तो विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूं, लेकिन आप में से जो भी लोग टर्मिनल यूज़ करते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा टूल हो सकता है। आपको कमांड्स रटने की ज़रूरत नहीं है, सारे मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो है वो आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। मैं इस जो यूआई या इस टूल का जो आपका रेपोजिटरी है ये एक ओपन सोर्स टूल है, सो आप इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डेवलप हुआ है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो आई थिंक कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप हुआ है यार, TOML करके कुछ एक्सटेंशन है इसका, सो आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डेवलप हुआ है, लेकिन आप इसमें अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये रस्ट में डेवलप हुआ है शायद, .rs करके एक्सटेंशन है, तो आई थिंक .rs रस्ट का एक्सटेंशन होता है। सो आप अगर रस्ट के डेवलपर हैं और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मैं इसके रेपोजिटरी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो वेजम डेवलपर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। वेजम यानी वेब असेंबली। सो आप लोगों में से जिनको नहीं पता, वेब असेंबली जो है वो 2019 में ब्राउज़र का जो है वो फोर्थ लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया जाने वाला जो लैंग्वेज के तौर पर उसको एक्सेप्ट किया गया वर्ल्ड WW3 कंसोर्टियम के थ्रू। सो आपका वेब ब्राउज़र जो है उस पर आज उससे 2019 से पहले जो है 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलते थे, एक तो CSS, एक HTML और आपका जावास्क्रिप्ट। यही 3 लैंग्वेजेस जो है वो ब्राउज़र आपको पार्स करता था या यूटिलाइज करता था। 2019 के बाद वेब असेंबली का सपोर्ट सारे जो टॉप के ब्राउज़र्स हैं सभी ब्राउज़र्स ने वेब असेंबली का सपोर्ट देना शुरू कर दिया। सो वेब असेंबली क्या है, आपका एक असेंबली लैंग्वेज है जो कि बेसिकली एक टारगेट लैंग्वेज है। सो आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो किसी और लैंग्वेज में करेंगे, जो आउटपुट जनरेट होगा वो वेब असेंबली के तौर पर जनरेट होगा जिसको कि ब्राउज़र आपका चलाएगा। और ये वेब असेंबली के एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। इनफैक्ट ब्लेजर वेजम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के अलावा बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्लेजर वेजम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वेब असेंबली जो है, वेब असेंबली का जो एप्लीकेशन है वो ना सिर्फ आप ब्लेजर वेजम में, उसके अलावा और भी 40 लैंग्वेजेस हैं जिनमें कि आप वेब असेंबली को सपोर्ट करता हुआ प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि C++, रस्ट, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनमें कि इम्प्लीमेंटेशन बनाया गया है। और उसके अलावा आपका ब्लेजर तो है ही C# का। सो ब्लेजर ये जो वेब असेंबली है, वेब असेंबली का अब लोग जो है धीरे धीरे इसको वेब असेंबली को क्लाइंट की जगह, बेसिकली वेब असेंबली में होता क्या है कि आपका जो वेब असेंबली की फाइल्स हैं वो लोकल आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाती हैं और ब्राउज़र जो है उनको चलाता है, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सो ये एक तरीके से आपका प्रोग्रेसिव वेब ऐप के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं या ऑफलाइन एप्लीकेशन के तौर पर भी आप वेब असेंबली को यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो है वेब असेंबली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अब जो वेब असेंबली के डेवलपर्स हैं या लोग जो हैं वो वेब असेंबली को सर्वर पर दोबारा ले जाने की बात कर रहे हैं, यानी सर्वर पर भी डायरेक्टली ये चीज़ चलेगी। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है आई थिंक इन्होंने .NET 7 में भी शायद शुरू किया है या शायद ये अभी प्रीव्यू में है, जो कि जिसको कहते हैं वेजम ऑन सर्वर करके ब्लेजर का इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, ब्लेजर वेजम ऑन सर्वर उस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है। सो इसी से मिलता जुलता एक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डॉकर ने किया है कि डॉकर जो है वो आपको वेब असेंबली का सपोर्ट दे रहा है। सो कंटेनराइज्ड जो है वेब असेंबली आप सर्वर पर चला सकते हो और इसका सपोर्ट जो है वो डॉकर ने दिया है। वो आज से इन्होंने इसके सपोर्ट के बारे में बताया है कि वेब असेंबली टूलिंग जो है वो प्रीव्यू के तौर पर इन्होंने लॉन्च किया है और आज से यानी कि आई थिंक ये 24 अक्टूबर का न्यूज़ है। सो 24 अक्टूबर यानी दिवाली वाले दिन इन्होंने ये तब का न्यूज़ है जिसमें कि इन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये वेब असेंबली को सपोर्ट करेंगे। और उसके अलावा आपका वेब असेंबली सपोर्ट आपके ब्लेजर वेजम सर्वर का भी सपोर्ट है, जो कि आई थिंक .NET 7 के साथ आ रहा है या .NET 7.8 के प्रीव्यू में होगा, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, सो वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन अब न्यूज़ ये है वेब असेंबली वालों के लिए कि आपकी वेब असेंबली अब सर्वर पर भी जा रही है। अगली न्यूज़ जो है वो ARM डेवलपर्स यानी ARM डेवलपर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। सो न्यूज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोजेक्ट वोल्टेरा वाले किट जो हैं
वो शिप करना शुरू कर दिया है या सेल करना शुरू कर दिया है। सो प्रोजेक्ट वोल्टेरा, जिनको नहीं पता, बिल्ड के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने इसी साल मई में लॉन्च किया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि वो ARM डेवलपर किट के तौर पर एक आपको छोटा सा डिवाइस जो है वो भेजेंगे, जिनको कि आप अपने मॉनिटर वगैरह के साथ कनेक्ट करके और यूज़ करोगे और उसको यूज़ करके आप ARM बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो। सो ये ऑफ कोर्स ये वही वाला स्टेप कर रहे हैं जैसा कि एप्पल ने किया था अपने M1 चिप्स को लॉन्च करने से पहले। उन्होंने भी यही चीज़ की थी कि पहले सबको, सारे डेवलपर्स को आई थिंक $100 में या $200 में इस तरीके से किट भेजा था। ऑब्वियसली इंडिया में तो ये सब अवेलेबल नहीं है, ये प्रोजेक्ट वोल्टेरा का किट भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, US वगैरह में अवेलेबल है। सो आप में से जो भी अगर US से कोई देख रहा है, आई थिंक 1-2% की मेरी व्यूअरशिप, शायद 1-2% बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ यार, शायद 0.5% की व्यूअरशिप मेरी आउट ऑफ इंडिया की भी है। सो अगर आप में से कोई आउट ऑफ इंडिया है और ARM के ऊपर करना चाहता है तो वो प्रोजेक्ट वोल्टेरा के अंदर ट्राई आउट करके देख सकता है, आप खरीद सकते हैं। और एप्पल ने तो क्या किया था कि ये बाद में किट्स मंगवा लिए थे और उसके बगैर उसके मतलब एवज में उन्होंने $100 का शायद एप्पल का क्रेडिट दिया था। ये लोग भी शायद उसी तरीके कुछ करेंगे, आई डोंट नो क्या है, लेकिन मतलब वही वाला स्टेप ये अपना रहे हैं कि ARM बेस्ड पूरा सिस्टम दे रहे हैं। सो धीरे धीरे लग रहा है कि अब कंपनीज जो है वो ARM पे मूव करने जा रही है। अब ये तो क्लाइंट बेस्ड सिस्टम्स में हो रहा है, क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा हो रहा है। सर्वर बेस्ड में ARM कब जाएगा या कितना पॉपुलर होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन शायद धीरे धीरे लोग सर्वर में भी ARM पे जाने वाले हैं या जाएंगे, क्योंकि उससे एनर्जी का बचत बहुत ज़्यादा है, बिजली बहुत बच रही है, बैटरी लाइफ वगैरह ज़्यादा होती है ARM बेस्ड कंप्यूटर्स की। सो इस वजह से लेट्स सी, देखते हैं। सो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है या आप में से कोई कर रहा है इस प्रोजेक्ट वोल्टेरा में अप्लाई कर रहा है या ख़रीद रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला न्यूज़ जो है वो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के यूज़र्स के लिए एक बुरी खबर है। सो आई डोंट नो आप में से कितने लोग विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 यूज़ करते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो कि विंडोज़ 7 या 8 यूज़ करते हैं, जिनके पास की बहुत पुराने लैपटॉप है, अराउंड 5-6 साल पुराने लैपटॉप जो हैं उन पे विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 यूज़ करते हैं। मेरे पर्सनली सारे लैपटॉप्स पर जो है वो विंडोज़ 10 है, जो भी विंडोज़ वाले लैपटॉप हैं। पर्सनल लैपटॉप जो है उस पर भी विंडोज़ 10 है, जो ऑफिस का लैपटॉप है उस पर भी विंडोज़ 10 है। और मैं पिछले आई थिंक जब से विंडोज़ 10 आया है, पिछले 4-5 साल से 4-5 साल से विंडोज़ 10 ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास की विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 के लैपटॉप्स हैं। सो उनके लिए ये बुरी खबर है, और ख़बर ये है कि क्रोम जो है वो अपना सपोर्ट जो है वो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के लिए बंद कर रहा है। उनका जो लास्ट अपडेट है वो फरवरी 2023 में आएगा। सो अभी भी 4 से 6 महीने हैं आपके पास, अगर लैपटॉप खरीदने का या चेंज करने का या OS अपग्रेड करने का। आप अगर OS अपग्रेड कर लेते हैं तो शायद आपको ये जो नए अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फरवरी के बाद आपका क्रोम का कोई भी नया अपडेट आपको विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 वाले लैपटॉप्स या PC पर नहीं मिलने वाला। बाय द वे, आप में से कितने लोग जो है वो क्रोम यूज़ करते हैं? एक टाइम में मुझे पता है कि क्रोम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र हुआ करता था। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं मैक पर जो है वो ज़्यादातर जो आपका ब्राउज़र जो यूज़ करता हूं वो यूज़ करता हूं फायरफॉक्स, और पहले फायरफॉक्स यूज़ करता था, सॉरी, अब जो है अभी करंटली मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। और उसके पीछे प्राइमरी रीज़न जो है वो बैट टोकन्स है, यानी बेसिक अटेंशन टोकन, कि आप जितनी भी ब्राउजिंग करते हैं, जो भी ब्राउजिंग करते हैं उसके बेसिस पर ये जो ब्रेव ब्राउज़र है वो आपको टोकन देता है। लेकिन अब मुझे पता चला रिसेंटली कि ये बैट टोकन जो यूज़लेस हैं, काइंड ऑफ गेमिफिकेशन किया हुआ था, लेकिन ये काइंड ऑफ यूज़लेस है, बिकॉज इंडिया वालों के लिए इसका आपका रिम्बर्समेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। सो वैल्यू कुछ नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है। सो ऐसे ही पड़े हुए हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक नए ब्राउज़र के लिए रजिस्टर किया है जिसका नाम है आर्क। सो लेट्स सी, देखते हैं ये नया ब्राउज़र कैसा है। ये सिर्फ मैक पर ही अवेलेबल है। और विंडोज़ की अगर मैं बात करूं अपने, तो विंडोज़ पर मैंने देखा है कि एज का एडॉप्शन, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसका एडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं इनफैक्ट एज मैक पर भी यूज़ करता हूं। सो एज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ पर। मैं अगर अपनी पर्सनल खुद की बात करूं तो मैं विंडोज़ पर प्राइमरली जो वेब जो है वो ब्राउजिंग के लिए यूज़ नहीं करता। वेब ब्राउज़र जो है, क्योंकि वेब ब्राउजिंग सारी मैं मैक पर ही करता हूँ, जो डेवलपमेंट है उसकी टेस्टिंग वगैरह के लिए ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, और वो टाइम टू टाइम में चेंज करता रहता हूँ। कभी ब्रेव यूज़ कर लेता हूँ, कभी मैक आपका क्रोम यूज़ कर लेता हूँ, और कभी आपका
एज यूज़ कर लेता हूँ, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि किस में हिस्ट्री ज़्यादा हो गई है, किस में हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी, सो उस टाइम टू टाइम में चेंज करता रहता हूँ। सो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैक पर जो मेरा प्राइमरी ब्राउज़र आज की डेट में ब्रेव है, लेकिन फ्यूचर में जल्द ही जैसे ही मुझे आर्क का एक्सेस मिलेगा मैं आर्क को ट्राई आउट करने वाला हूं, और अगर दोनों में से कोई भी काम नहीं करा तो मैं लास्ट में फायरफॉक्स पे दोबारा वापस से आ जाऊंगा। बाकी आप में से कितने लोग जो हैं वो क्रोम यूज़ करते हैं, कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है क्रोम पर, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगला न्यूज़ जो है वो डेवलपर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि मार्केट भले ही रिसेशन में जा रहा हो, डेवलपर्स की नौकरी जो है वो खतरे में नहीं है। आईटी सर्विसेज जो हैं वो ग्रो करेंगे इन स्पाइट ऑफ रिसेशन, बिकॉज अच्छे डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बहुत ही कम अच्छे डेवलपर्स हैं। सो आप में से जो भी अपने आप को अच्छा डेवलपर समझते हैं वो ये समझ लीजिए कि आपकी जॉब जो है वो सिक्योर है, आपको प्रॉपर अप्रेजल्स मिलेंगे, और रिसेशन का आप पे इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली नहीं पड़ने वाला, इनडायरेक्टली पड़ेगा। ऑफ कोर्स जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, इन्फ्लेशन वगैरह जो हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो तो इफेक्ट पड़ने ही वाला है, लेकिन आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है। सो डेवलपर्स की जॉब को कोई खतरा नहीं है, और ऐसा मैं नहीं कहता, बेसिकली ये एक आर्टिकल जो रिसर्च है, एनालिस्ट है IDC करके हैं, उन्होंने फॉरकास्ट किया है पूरा कि वर्ल्ड वाइड IT स्पेंडिंग जो है बिजनेस सर्विसेज का जो है वो ग्रो करेगा 2023 के एंड तक, और इवन ग्लोबल रिसेशन आए भी लेकिन उसके बावजूद भी डेवलपर टैलेंट का बहुत ही ज़्यादा लैक है बिजनेस और IT में। सो IT सर्विसेज कंपनी जो है वो और ज़्यादा स्किल्स डेवलपर, नए नए स्किल्स डेवलपर जो है वो हायर करेंगी। सो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है आज के माहौल में, जो हर कोई बोल रहा है रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगा आपको कि सिक्योर रहिए। अगर आप कहीं पर भी हैं तो ज़्यादा जॉब हॉपिंग करने का ट्राई आउट मत कीजिए, अगर जहाँ पर भी हैं अच्छे, अगर आप अच्छी जगह पर सेटल्ड हैं तो वहीं पर रहिए। मगर ये भी साथ में ये भी आपको बता दूं कि एज़ पर दिस जो इनका ग्रोथ वाले जो IDC वालों का एनालिस्ट का जो रिपोर्ट है, इनके हिसाब से ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ने वाली है, या डिमांड रहेगी आपका 2023 के एंड तक भी डिमांड रहने वाली है इनकी फॉरकास्टिंग के हिसाब से। सो रिसेशन का इफेक्ट डेवलपर्स जॉब पे जो है वो नहीं होने वाला है। और इसी के साथ इस हफ्ते का साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे चुने हुए आर्टिकल्स और इन पे दी हुई मेरी प्रतिक्रियाएं पसंद आई होंगी। यदि आपको मेरे ये न्यूज़ आर्टिकल्स और मेरी प्रतिक्रियाएं पसंद आई हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।